हेलो गाइस, तो हम लोग बात कर रहे थे माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट की और अनएक्सपेक्टेडली क्या हो गया था कि थोड़ा सा टेक्निकल एरर थी, ग्लिच आ रही थी। खैर कोई बात नहीं, यहीं से स्टार्ट करते हैं माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट की। माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट था जिसमें इन्होंने डिनाई किया था कि देयर इज नो सच अ मीडियम दैट्स कॉल्ड ईथर, यानी ईथर के एग्जिस्टेंस को डिनाई किया था किसने? माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट ने, और दैट्स व्हाई इट वाज सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। यहां बात करते हैं कि देखो लाइट क्या है, एक वेव की बात करते हैं। लाइट क्या है? एक तरंग की बात करते हैं, और तभी मीडियम की जरूरत पड़ी थी। लेकिन आपको बता दें कि आइंस्टीन से पहले ही लाइट के दोनों नेचर के बारे में खोज हो गई थी। सबसे पहला नेचर जो था, इसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति। फर्स्ट नेचर वॉज वेव नेचर। वेव नेचर का मतलब होता है कि लाइट एक वेव है। तो कौन सी वेव है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान देना होगा कि लाइट किस तरह की वेव है। अगर वेव है तो वेव के भी टाइप होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान देना यह है कि लाइट एक तरह की वेव है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, यानी ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब हो जाता है कि ये नॉन मैकेनिकल है, यानी इसे मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। नॉन मैकेनिकल वेव कौन से होते हैं? जो मीडियम चाहते हैं, यानी विदाउट मीडियम दे कैन नॉट प्रोपेगेट, लाइक अ साउंड। ठीक है, जैसे साउंड है विदाउट मीडियम प्रोपेगेट नहीं कर सकता। आप मून पे बैठ करके किसी से बात नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर, देयर इज नो मीडियम टू सो दैट द साउंड कैन ट्रेवल। ओके, तो ईएम वेव है। और जितने भी ईएम वेव होते हैं, ध्यान रखें ये सारे के सारे कैसे होते हैं, तो आप कहेंगे ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं, यानी अनुप्रस्थ होते हैं। अनुप्रस्थ का मतलब जैसे रास्ता आपका इधर है और आप सांप चला रहे हो रोड पे। जैसे देखो बच्चा छोटा होता है तो क्या करता है, थोड़ा 2 कदम आगे जाता है फिर पीछे आ जाता है, 2 कदम आगे जाता है फिर पीछे 1 कदम आता है। दैट्स कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। यानी जिस डायरेक्शन में आपका प्रोपगेशन है उसी डायरेक्शन में आपका ऑक्सीलेशन है, उसी डायरेक्शन में आपका क्या है? डिस्टर्बेंस है। तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स का मतलब कि वही बच्चा बड़ा हो गया, अब सड़क पे साइकिल भी चलाता है तो क्या करता है? तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट लेता है, ऐसे से करता है, यानी जो पाथ है, पाथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका क्या हो रहा है? डेविएशन हो रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब होता है, ट्रांसवर्स मतलब होता है परपेंडिकुलर। अनुप्रस्थ का मतलब होता है क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। दैर्ध्य का मतलब विस्तार, यानी जिधर का प्रोपगेशन हो उसी डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो। अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल साउंड है, स्प्रिंग वेव है। ठीक है, ट्रांसवर्स की अगर बात करोगे, ट्रांसवर्स वेव में सारे के सारे मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रॉनिक्स वेव, इलेक्ट्रिकल वेव सारे इसी में आएंगे। ठीक है, तो वेव नेचर की बात होगी, ये एक ईएम वेव है। सेकेंड ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना होगा कि वेव नेचर के बारे में सबसे पहले आपको कितने बताया? तो आप बताएंगे वेव नेचर वॉज गिवन बाई हाइगेंस। किसने दिया था वेव नेचर को? हाइगेंस ने दिया था। ध्यान रखेंगे, हमने भी थोड़ी देर पहले बताया था, हाइगेंस ने दिया था 1655 के आसपास में। ठीक है, वहीं अगर पार्टिकल नेचर की बात करें तो पार्टिकल नेचर का मतलब हो जाता है कि द लाइट इज फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल यानी टाइनी पार्टिकल्स, एंड दोज टाइनी पार्टिकल्स आर टर्म्ड एज फोटॉन। उन सभी पार्टिकल्स को जो छोटे छोटे जिनसे प्रकाश बना हुआ है उसको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? फोटॉन्स। और फोटॉन्स आर द फास्टेस्ट ट्रैवलिंग पार्टिकल दैट आर नोन टू ह्यूमन हिस्ट्री, यानी फोटॉन है फास्टेस्ट पार्टिकल है, फास्टेस्ट पार्टिकल जो है, जो सबसे तेज चलने वाली है। ध्यान रखें वो कौन सी है? वो है फोटॉन। क्या है? फोटॉन। लेकिन हमने मान रखा है कि हो सकता है कोई ऐसा भी मिल जाए भविष्य में जो इससे भी तेज चलता हो। मे बी देयर इज सच अ पार्टिकल दैट कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट, एंड दैट पार्टिकल विल बी कॉल्ड इमेजिनरी पार्टिकल, क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना में बात कर रहे हैं, एंड दैट शुड बी टैकियन। तो एक इमेजिनरी पार्टिकल क्या है? इमेजिनरी पार्टिकल है। पहली बात तो इमेजिनरी पार्टिकल है, और सेकेंड ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि ये पार्टिकल कैसा है? फास्टर देन लाइट। फास्टर देन लाइट, इट ट्रेवल्स फास्टर देन लाइट एंड सो कॉल्ड टैकियंस। क्या बोला जाता है इसे? टैकियंस बोला जाता है। कितनी बातें क्लियर हो गई? लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। और ये थोड़ा सा विवाद है टाइमिंग का, कुछ लोग बताते हैं 1680 के आसपास, कुछ लोग बताते हैं 1700। जो कि यूपीएससी एग्जाम्स मानता है वो है 1700। तो ध्यान रखें कि 1700 में न्यूटन ने पार्टिकल नेचर के बारे में बताया था, और बताया था कि पार्टिकल से कंप्राइज्ड है, और वो पार्टिकल्स का नाम क्या है? फोटॉन है। और ध्यान रखें इसे कोई प्रूव नहीं कर पाया था। लेटर ऑन इसको प्रूव किया था आइंस्टीन ने। तो प्रूव किससे हुआ? प्रूव्ड बाई आइंस्टाइन। Einstein was the person who proved that the light has particle nature। और इस पार्टिकल नेचर को आइंस्टाइन ने कैसे प्रूव किया? तो आप बताएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द्वारा। किससे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें या फिर हम कॉम्पटन इफेक्ट की बात कर लें, ये दोनों क्या बताते हैं, लाइट के पार्टिकल नेचर की बात करते हैं। वहीं अगर वेव नेचर की बात करें तो वेव की बहुत सारे ऑप्टिकल फिनोमेनाज हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सभी चीजें क्या हैं, वेव की नेचर हैं। डिस्पर्सन की बात कर लो, डिफ्रैक्शन की बात कर लो, इंटरफेरेंस की बात कर लो, जो कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ये सभी क्या है, वेव नेचर में आते हैं। ध्यान रखें कौन कौन से जो हम लोग पढ़ेंगे वही वही लिख लेते हैं। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन लोग पढ़ेंगे ना, इंटरफेरेंस, तो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस बोथ आर द फिनोमेना दैट आर डिपिक्टेड बाय द वेव नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की तरंग चरित्र बताती है इसके बारे में, इसके अलावा इंटरफेरेंस के अलावा भी जैसे आप बात कर लें पोलराइजेशन की, पोलराइजेशन ये भी वेव का नेचर है। रिफ्रैक्शन की बात करें, रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन भी वेव का नेचर है। रिफ्लेक्शन की बात करें, कुछ पार्टिकल्स भी शो करते हैं रिफ्लेक्शन का नेचर, जैसे अगर जंपिंग बॉल है तो भी परावर्तन में जाता है, रिफ्लेक्शन में जाता है, बट मान के चलेंगे कि वेव नेचर में ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, दोनों की क्वालिटीज़ में आ जाता है, ध्यान रखेंगे। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट में हम लोगों ने देख लिया कि एक वेव नेचर है, एक पार्टिकल नेचर है, और पार्टिकल नेचर न्यूटन ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, और साथ साथ में इसको हाइगेंस ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। फास्टेस्ट पार्टिकल फोटोन है और इमेजिनरी फास्टर पार्टिकल जो है वो टैक्यून से भी ध्यान रखना है। लाइट की वेलोसिटी दैट इज c इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हमें लगता है ये आपको याद होगा क्योंकि आप रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स लगाने जा रहे हैं, तो इसको आपको याद रखना होगा कि लाइट की वेलोसिटी इतनी है, अगर कहीं नहीं दी होगी तो एज्यूम कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास आप याद रखें, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होता है 9.11 × 10⁻31 kg, ध्यान रखेंगे, ये भी आपको याद रखना है। प्रोटॉन की बात करेंगे तो 1.67 × 10⁻27 kg, ये हो जाएगी प्रोटॉन की मास। ठीक है, प्रोटॉन की मास, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास भी आपको याद रखना हमेशा के लिए। क्लियर? आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमें लगता है आप समझ गए होंगे। आइंस्टीन के कुछ पोस्टुलेट्स थे जो आइंस्टीन ने दिए थे, और ये आइंस्टीन के पोस्टुलेट भी अगर आप देखेंगे 2016 वाला पेपर तो उसमें पाएंगे कि आइंस्टीन के पोस्टुलेट्स क्या क्या थे। पहला आइंस्टीन का पोस्टुलेट बताता है कि सम लॉ ऑफ electrodynamics and optics valid for same law of electrodynamics and optics valid for all frame of references। frame of reference जो भी होंगे, जो भी होंगे, सबके लिए सेम लॉ काम करेगा, चाहे वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का हो चाहे वो ऑप्टिक्स का। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? दूसरी उन्होंने बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो सेम रहती है, कोई नहीं बदलती। क्या आप लोग जानते हैं डॉपलर प्रभाव के बारे में? डॉपलर इफेक्ट वाज द इफेक्ट दैट इज नोन, दैट इज द रीजन बिहाइंड द फेनोमेना दैट इज कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के प्रूव होने के पीछे भी डॉपलर प्रभाव है। उसी ने बताया था कि उसी से पता चलता है कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, और वो डिसाइड कैसे करता है, अगर कोई सोर्स है आपकी तरफ आएगी तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही होती है। कोई सोर्स है, कोई भी वेव का सोर्स हो, अगर वो दूर जा रहा होता है तो उसकी इंटेंसिटी घट रही होती है, उसमें ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट होते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसको जरा सा, क्योंकि एग्जाम में आपके आ सकता है, चांसेस हैं, क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन आया था डॉपलर के बारे में पहले, चांसेस में इसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि डॉपलर इफेक्ट कैसे काम करता है। फिलहाल ध्यान रखें डॉपलर इफेक्ट सारे वेव में काम करेगा बट ऑप्टिक्स में काम नहीं करेगा। यानी ऑप्टिक्स में लाइट की वेलोसिटी जितनी थी, जितनी है, जितनी रहेगी, सेम वही रहेगी, कितनी सी ही रहेगी। मान लीजिए आप किसी लैंप को लीजिए और लैंप लेकर दौड़ जाइए, तो आपको पता है कि अगर सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है सब्सट्रैक्ट हो जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन से अगर दो चीज़ें मिलते हैं तो व्हाट वेलोसिटी ऐड हो जाती है ना। नॉन टेक मैथ्स लगा रहे हैं तो उसमें आपने बोर्ड एंड स्ट्रीम में ये चीज़ पढ़ा होगा कि अगर दो लोग 10-10 की स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रहे हों तो जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना स्पीड तय कर रहे होंगे, 20 का स्पीड तय कर रहे होंगे, बिकॉज जो वेलोसिटी होगी वो एडअप हो जाएगी। वहीं अगर दोनों दूर दूर जा रहे होंगे दूसरे से तब भी एडअप होगी, लेकिन अगर दोनों एक दिशा में जा रहे होंगे तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। दो आदमी अगर 20 के स्पीड से जा रहे हैं, मान लो ट्रेन है 20 के स्पीड से जा रही है, उसी में बैठे हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे हैं, कांस्टेंट है, स्थिर है, क्योंकि उनका डिफरेंस वहां काम करेगा। डिफरेंस क्या है, जीरो है, बिकॉज दे हैव सेम वेलोसिटी। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। क्या बात समझ पा रहे हैं? लेकिन लाइट के कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यानी लाइट चाहे उसका सोर्स ही क्यों ना मूव कर रहा हो, लेकिन लाइट की वेलोसिटी जो थी वही रहेगी, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यही वेलोसिटी रहेगी, इसकी कभी ना बढ़ती है ना घटती है, इससे बड़ी वेलोसिटी पॉसिबल ही नहीं है। तो न्यूटन का सेकंड पोस्टुलेट जो था, ये बहुत सारे मिथ्स को, जो बहुत सारे मिथ थे, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी की बात करें या फिर ब्लैक होल थ्योरी की बात करें, सब में बहुत सारे पुराने जो मिथ्स थे जिन लोगों ने बना रखे थे वो सारे सारे खत्म हो गए जब आइंस्टीन के पोस्टुलेट्स आते हैं। ठीक है, और ध्यान रखें हर फ्रेम में ऑप्टिक्स का वही नियम, यानी सी की वैल्यू इतनी ही लगेगी, ध्यान रखेंगे, और फोटोन को मासलेस कंसीडर किया जाएगा। आइए यहां से शुरू होती है असली मुद्दे की बात, जिसपे आपके हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है, तो आइए पहला हम लोग देखते हैं कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में 3 इक्वेशन मिलते हैं, लेंथ के, टाइम के और मास के।
कि लेंथ जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब कभी भी स्पीड जो होती है वो लाइट के रिस्पेक्ट में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है या उसके रिलेवेंट हो जाती है। यानी अगर वेलोसिटी किसी भी कारण से अगर ग्रेटर होगी 10⁻⁶ यानी 10 लाख मीटर पर सेकंड से अगर ज़्यादा होगी तो लेंथ कम हो जाएगा, ध्यान रखिए। अगर रॉकेट इतने स्पीड से जा रही होगी तो यहाँ ऑब्जर्वर जो बैठा होगा पृथ्वी पर उसको लगेगा रॉकेट कितना छोटा हो गया है, यानी लेंथ कम हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा स्पीड हो तो। क्या बात समझ पा रहे हैं? सेम वे में मास बढ़ जाती है, टाइम बढ़ जाता है, किसका? ऑब्जर्वर का। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि उनके लिए टाइम जो है बहुत फास्ट चल रहा होता है, लेकिन ऑब्जर्वर के एस्पेक्ट में लगता है कि उनकी घड़ी जो तेज गति से चल रही है उनकी घड़ी स्लो हो गई है। क्या बात समझ पा रहे हैं? मास जो होगा, जो मूविंग पार्टिकल होगा, उसका बढ़ा हुआ प्रतीत होगा या बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात। इन्होंने कहा था कि लेंथ जो होती है वो कम हो जाती है। यहाँ पे गौर करिए, अगर वेलोसिटी को हम लोग v², वेलोसिटी को अगर हम किसी पार्टिकल की v मान लें और लाइट की वेलोसिटी अगर c है, तो लेंथ जो अब बनेगा मोशन की वजह से वो बनेगा L0, जो पहले लेंथ थी यानी ओरिजिनल लेंथ जो थी उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 - v²/c²। देखो v की वैल्यू हमेशा c से कम रहेगी क्योंकि c जो है फास्टेस्ट है अभी तक की नोन। लाइट की वेलोसिटी ही फास्टेस्ट वेलोसिटी है ना। तो जाहिर सी बात है c क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। तो इसका मतलब ये है v कम होगा। और अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है और नोमिनेटर कम होता है, जैसे मान लो अगर हमने बोल दिया 5/7, तो इसकी वैल्यू हमेशा ध्यान रखें लेस देन 1 ही आएगी। अगर बटे में हर वाला जो पार्ट है अगर ये ग्रेटर है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ दैट फ्रैक्शन विल बी लेस देन 1। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगर ऊपर की वैल्यू दैट इज नॉमिनेटर की वैल्यू अगर नीचे यानी डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगी तो 1 से ज़्यादा आएगी। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं c ज़्यादा है, v कम है, यानी यही कॉन्सेप्ट लगेगा 1 से कम आएगी। तो 1 से में से घटाओगे तो भी 1 से कम ही आएगा, और इसका रूट लोगे तो जाहिर सी बात थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन दशमलव में ही कुछ रहेगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो ओवरऑल दशमलव में कुछ आएगा, ये वैल्यू पॉइंट समथिंग आएगा, और पॉइंट समथिंग से अगर मल्टीप्लाई करोगे इस चीज़ में तो जाहिर सी बात है वैल्यू घट जाएगी। से मान लो 0.5 अगर कोई बोल रहा है 0.5, तो इसका मतलब क्या है? हाफ हो जा रहा है। तो अगर इसकी वैल्यू 0.5 आएगी इसका मतलब क्या है? लेंथ हाफ हो जाएगी। क्वेश्चन आया भी था एग्जाम में, किस वेलोसिटी से किसी प्लेन को चलाया जाए कि उसकी लेंथ जो हो वो आप हाफ हो जाए, आधी हो जाए पहले की तुलना में। तो आप लोग इस सवाल को भी लगाएंगे भी और हमें बताएंगे भी, ग्रुप में आप लोग टेलीग्राम चैनल पे भेजेंगे भी इसका सवाल लगा करके। यानी आपको v क्या मानना है, v का वैल्यू बताना है, उस वैल्यू को बताना है जिस पर क्या हो, लेंथ जो हो वो हाफ हो जाए ओरिजिनल लेंथ का। कितने वेलोसिटी चला दें? अभी तक तो यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि लेंथ बदलती भी है ना, लेंथ बदल जाती है। ध्यान रखें, अगर वेलोसिटी कभी भी लाइट के समतुल्य वेलोसिटी से आप चलेंगे ना तो आपके लिए टाइम वाइम सब रुक जाएगा। जो टाइम ट्रेवलिंग होती है ना वो सब लाइट के रिस्पेक्ट में ही हम लोग बात करते हैं। टाइम ट्रेवलिंग वैसे अभी तक किसी ने करी नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली तो प्रूव्ड है। तो जाहिर सी बात है प्रूव है तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होगा। तो कॉन्सेप्ट यही है कि लाइट के वेलोसिटी के समकक्ष वेलोसिटी होनी चाहिए। आइए, एज द मोशन कैन ओनली बी वन डायरेक्शन। देखो ध्यान रखो कि मोशन जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में हो सकता है ना। एक साथ में 2 डायमेंशन में थोड़ी मोशन हो जाएगा, किसी एक ही डायरेक्शन में तो होगा मोशन अगर हो रहा होगा। सोचो अगर एक पेन है तो चाहे इधर घूमे किधर भी घूमे, एक ही डायरेक्शन में एक इंस्टेंट पे घूमेगा। तो इसका मतलब है कि उसका एक ही डायरेक्शन में उसका लेंथ कम होगा। बाकी डायमेंशन में जब मोशन ही नहीं कर रहा तो बाकी डायमेंशन में उसके लेंथ वगैरह चेंज नहीं होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई क्यूब है जो मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी v से, तो उसका वॉल्यूम बताइए। तो अगर मान लेते हैं कि वॉल्यूम की बात करें, अगर मान लीजिए क्यूब है और क्यूब की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों एक ही होती हैं, सेम होता है ना। लेंथ, ब्रेथ, हाइट सभी सेम होंगी। हम मान लेते हैं L है, तो ध्यान रखेंगे कि L0 है, सॉरी ओरिजिनल लेंथ मानेंगे, स्टेशनरी लेंथ मानेंगे। तो मान लेते हैं कि गति करने पर मान लेते हैं कि मोशन में एक डायमेंशन जिस डायमेंशन में वो मोशन कर रहा है उस डायमेंशन में वो डायमेंशन कम हो गया, यानी एक डायमेंशन जो होगा ये मान लो इस तरह हो जाएगा और बाकी के डायमेंशन तो सेम ही रहेंगे ना। तो अगर ये L0 है, दूसरा डायमेंशन भी L0 है, तीसरा डायमेंशन भी L0 है, तो ओवरऑल में ध्यान रखें, मैं बता रहा हूँ कि ये L0 है, ये L0 मतलब क्यूब है ना, क्यूब के साइड से इक्वल होते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि ओवरऑल वॉल्यूम जो होगी वो कितनी बन जाएगी? L0 क्यूब √1 - v²/c²। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो ध्यान रखें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला जो है L0 √1 - v²/c² होता है और केवल एक ही डायमेंशन में कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या इतनी बात समझ पा गए आप? आइए यहाँ पे और चीज देखते हैं। अगर कोई भी सर्कल हो, अगर वो किसी गति कर रहा हो, मतलब किसी डायरेक्शन, मान लेते हैं हम इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये वाला जो डायमेंशन है, ये वाला डायमेंशन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि नहीं? अगर ये r है तो ये अब बाद में घट करके कितना हो जाएगा? r' हो जाएगा। कितना हो जाएगा? r' हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? पहले अगर रेडियस r थी तो बाद में रेडियस क्या हो जाएगी? r' हो जाएगी, कम हो जाएगी रेडियस, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए इसको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। तो क्या बन जाएगा? एलिप्स बन जाता है, यानी शेप बदल जाएंगे। वहीं अगर कोई आपको स्क्वायर दे दिया जाए
विद साइड ए, ठीक है, हर साइड उसका क्या है, ए है स्क्वायर का। तो ध्यान रखें कि जब वो मोशन में जाएगा, मूवमेंट में जाएगा, तो सारे डायमेंशन तो सेम रहेंगे, दूसरा डायमेंशन, लेकिन जिस डायमेंशन में मोशन हो रहा है वो ए डैश हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ध्यान रखें, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आर डैश शुड बी लेस देन आर, ए डैश शुड बी लेस देन ए। क्या बात नहीं समझ पा रहे हैं? अगर लेक्चर में कोई दिक्कत हो, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट आई एम ट्राइंग टू टीच यू हियर, यू शुड रिप्लाई योर क्वेरीज और योर डाउट्स ओवर द सेक्शन, ओवर द चैनल, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी आप रिप्लाई करें, आप बताएं कि अगर आपको समझ में नहीं आई है, थोड़ा सा और स्लो पढ़ेंगे और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, एफर्ट आपका ज़्यादा लगेगा, बस इतना सा है। कुल मिला के समझ लीजिए लेंथ कम होता है। अभी 2-4 फॉर्म क्वेश्चन हम लोग इस पे कर लेंगे बेस्ड, और वही रट लीजिएगा। अगर ज़्यादा नहीं समझ में आएगा तो आप रट लीजिएगा, और समझना होगा तो हमसे बात करिएगा, मैं समझा भी दूंगा आपको, ठीक है। एक लेक्चर लेकर के आपको क्लियर एक्सप्लेन भी कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में, अकॉर्डिंग टू अपने एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बुक के भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 2-4 क्वेश्चन करेंगे हर टॉपिक के, और ध्यान रखें बस इतना ही क्वेश्चन करिएगा। बाकी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बुक्स तो हमने बुक के पूरी पेज ही अपलोड कर दी आपको, सारे लगाइए। कोई डाउट हो तो हमसे पूछिए। कुछ जो क्रॉस हमने मार रखे हैं उसको मत लगाइएगा, ठीक है, क्रॉस वाले नहीं आएंगे, ठीक। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन प्रेडिक्शन इन 1905 में इन्होंने रिलेटिविटी थियरी के बारे में बात करी थी। उन्होंने कहा द मेजर वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज डिपेंड ऑन द रिलेटिव मोशन। कह रहे कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो सापेक्ष गति पर निर्भर करती हैं। ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड ऑब्जर्वर आर, कह रहे हैं कि वो निर्भर करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, यानी किस फ्रेम से आप बात कर रहे हैं, और ऑब्जर्वर कौन है, यानी कि पर्यवेक्षक कौन है। तो इन्होंने कहा कि कौन सी वो 3 क्वांटिटीज हैं जो कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में बदल जाती हैं, यानी कि जिनके बारे में आइंस्टीन ने चर्चा की थी। तो आपको बताना है कौन कौन सी। अभी हम लोगों ने पढ़ा लेंथ के बारे में कि लेंथ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, L0 रूट ऑफ 1 - v² हो जाता है। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है, इसको बोलते हैं T0 रूट ऑफ 1 - v²/c²। अगर हम लोग मास की बात करें तो मास भी होता है m0 रूट ऑफ 1 - v²/c²। क्या बात समझ पा रहे हैं? देखो ये वैल्यू छोटी है, इसका मतलब जो t आएगा ये बड़ा आएगा, यानी मोशन में जो उसका टाइम होगा वो बढ़ा हुआ आएगा। ऑब्जर्वर का तो घट जाएगा, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में तो स्लो चल रहा है, लेकिन ध्यान, उसकी घड़ी स्लो चल रही है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये तीनों इक्वेशंस हैं, ये तीनों इक्वेशन आपको याद होने चाहिए। जब तक हम लोग सवाल लगाते तब तक आपको रट जाए ये सब कि L = L0 डायरेक्ट मल्टीपल है इसमें, ठीक है, सीधा गुणा है, और बाकी दोनों में क्या है, डिवीजन में है, रट जाओ उसको। ये तीनों क्वांटिटीज, टाइम, लेंथ और मास, ये तीनों क्वांटिटीज देखो बदलते हैं, और यही आंसर एग्जाम में दिया हुआ था, ठीक है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन आता है और आप कहते हो कि कठिन आता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ फास्ट वुड ए रॉकेट हैव टू गो रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर सो दैट इट लेंथ टू बी कंट्रैक्टेड टू 99% ऑफ इट्स द लेंथ एट रेस्ट। कह रहे हैं कोई एक रॉकेट थी और उसकी स्पीड कितनी कर दी जाए कि उसका जो लेंथ हो वो 99% रह जाए, यानी 1% लेंथ में रिडक्शन की बात कर रहे हैं। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं और करते हैं। L की वैल्यू क्या है, L = होता है L0 रूट ऑफ 1 - v²/c²। क्या इतनी बात सही है? हाँ बात सही है ना। अच्छा एक चीज़ और आपको बता दें, अगर आपको कभी V और C निकालना हो, ध्यान रखें इसका एक ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक ये हो जाएगा 1 - L/L0, ठीक है, L/L0 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये ट्रिक है अगर आपको वेलोसिटी निकालनी हो। सेम ऐसे ही अगर आपको टाइम उसमें निकालना हो, अगर मास के रेशियो में निकालना हो तो 1 - m0/m हो जाता है, यहाँ पे पलट जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक्स हैं सीधा सीधा कैलकुलेट करने के लिए। V/c = हो जाएगा रूट ऑफ 1 - T0/t का होल स्क्वायर। सीधा आपको वेलोसिटी निकल जाएगी, यानी वही फॉर्मूले को, जो फॉर्मूला यहाँ पे है, इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करोगे और V और C की वैल्यू निकालोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग सीधे वैल्यू निकाल लें V में, क्या फायदा है दुनिया भरी कहानी गढ़ने के लिए, है ना। बस देख लेंगे लेंथ वाले में L/L0 है, बाकी सब में m0/m है, T0/t है, क्योंकि वैल्यू 1 से कम आनी चाहिए। और आपको पता है लेंथ जो है बाद में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो लेंथ देखो ये कम है, तो जो कम वाला है ऊपर आना चाहिए, ऊपर में जो क्वांटिटी हो वो लेस होनी चाहिए। यहाँ इन सब में मास में और टाइम में हम जानते हैं कि जो बाद में वैल्यू आती है वो ज़्यादा आती है, शुरुआत में वैल्यू कम रहती है, यानी m0 कम होगा, T0 कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा लेसर वैल्यू ऊपर रहेगी ताकि एक में से घट जाए, अदरवाइज एक में से घटेगा नहीं तो माइनस हो जाएगा, और माइनस चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में रियलिस्टिक वर्ल्ड में, ठीक है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखें, जब भी कभी वैल्यू ऐसी आ जाए कि ये संख्या की वैल्यू रूट में नेगेटिव आ रही हो, समझ लीजिएगा कि इसको आपने उल्टा रखा हुआ है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए आंसर, ठीक है। आइए सवाल पे आते हैं, पहले इसी फॉर्मूले से करते हैं, बाद में उससे भी कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर इसको सॉल्व करोगे तो L/L0 = आ जाएगा रूट ऑफ 1 - v²/c²। क्या बात सही है? इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा L²/L0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 - v²/c²। और रीअरेंज करते हैं, v²/c² को इधर लेके आते हैं तो प्लस में हो जाएगा, इसको उधर लेके आते हैं तो 1 - L0
स्क्वायर, एक मिनट, थोड़ा सा गलती है इस पर, एल नॉट नहीं होगा, एल होगा, ठीक है। ये देखिए क्या हो जाएगा, एल अपॉन एल नॉट स्क्वायर। क्या इतनी बातें क्लियर है? अभी तक तो सही है ना? देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था तो उधर आ गया बटे में आ गया, है ना, अपॉन में आ गया, आगे उसी को रीअरेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब v बाई सी की अगर वैल्यू निकालना चाहोगे तो देखो वही फॉर्मूला बन गया ना जो ऊपर हम लोगों ने लिखा था। देखो ये फॉर्मूला जो आपने लिखा था यहाँ पे, वही फॉर्मूला यहाँ बन गया, 1 माइनस एल अपॉन एल नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करिए, एल और एल नॉट की वैल्यूज रखिए। देखिए एल और एल नॉट की हम लोग वैल्यूज रखते हैं, देखते हैं फटाफट से, इन कलर चेंज कर लें। यहाँ देखिए पहली चीज हमने क्या किया, L की वैल्यू रखते हैं। L देखो ध्यान रखो क्या है, लास्ट में L जो हो 99% हो जाए। L की वैल्यू 99 है, L नॉट की वैल्यू 100 है। हमेशा ध्यान रखेंगे बटे वाला वैल्यू यानी अपॉन वाला वैल्यू बड़ा होना चाहिए। द अपॉन वैल्यू यानी द डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इन दिस इक्वेशंस, सो यू शुड बी कंसिडरिंग दिस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस 99 अपॉन 100 का होल स्क्वायर कर दें, कर सकते हैं, और रूट ले लें, है ना। तो देखो यहाँ पे अपॉन में अगर 100 है, 2 अंक के पहले डेसिमल आ जाएगा, यानी 1.0.99 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या इतनी बात तो सही है? इसका आप स्क्वायर अगर करेंगे तो इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.9801, 1 माइनस 0.9801 हो जाएगा। करके देख लीजिएगा, 981 981 नीचे रखिएगा, डेसिमल लगा दीजिएगा, 0.9801 हो जाएगा, ठीक है। 1 में से अगर इसको आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0199, ठीक है, 99। क्लियर है? इसको अगर और आप रिड्यूस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये वैल्यू आ जाती है 0.141। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए v बाई सी की वैल्यू इतनी थी, तो v बराबर कितनी हो जाएगी, v बराबर हो जाएगी c इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा c, दैट इज 0.141 c। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब c की वैल्यू आपको पता है कि 3 × 10⁸ होता है। इसमें आप अगर 0.14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.14141 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 पॉइंट इतना आ गया। तो आ गया 0.423 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या इतनी बातें आपको क्लियर समझ में आ गई हैं? तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो आएगी ये आ जाएगी, इतनी ही आ जाएगी, यानी 0.14, यही आपका ऑप्शन भी था वैसे, तो 0.141 आ जाएगी। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई ना? अगर आपको देखिए, आपको कंसेप्ट समझना है क्या है, सवाल लग जाएगा एग्जाम में, ठीक है, लग जाएगा, आप प्रैक्टिस कर रहेंगे लग जाएंगे, सारे क्वेश्चन लगेंगे। क्या बात समझ में आ गए? हाउ फास्ट वुड अ रॉकेट हैव टू गो relative to an observer for its length to be contracted 99% of its length at rest। तो लेंथ एट रेस्ट पे अगर 100 है तो अब कितना होना चाहिए, 99 होना चाहिए। ये वैल्यू आप रखेंगे, और पहले तो हमने यहाँ पे वही क्वेश्चन यहाँ वाला लाया है, और उसके बाद सवाल देखो 3 ही स्टेप में लगे हैं, ठीक है, 3 स्टेप में इस क्वेश्चन लग गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये पूरी कहानी पे मत जाइएगा यहाँ की, सीधा सीधा बस यहाँ से फोकस करिए, यही है। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे वेलोसिटी के लिए, हमें से जब भी निकालना होगा, और इसको लगाएंगे, सीधा वैल्यू रखिए, सीधा आंसर आ जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगली बात करते हैं। ये भी देखिए आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये 2016 का क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो उसमें आपको मिलेंगे। ए रॉकेट शिप इज 100 मीटर इन लेंथ व्हेन मेजर्ड बिफोर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। कह रहे हैं शुरुआत में जो लेंथ थी, एल नॉट जो थी वो 100 मीटर थी, यानी स्टार्टिंग में जब वो लॉन्च करने वाले थे उस टाइम पे वो मेजर कर चुके हैं 100 मीटर। व्हेन इन फ्लाइट ए ग्राउंड ऑब्जर्वर मेजर्स इज लेंथ एट 75 मीटर। लेकिन जब ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर ने उसको मेजर किया, जब उड़ रही थी हवा में, तो उन्होंने देखा कि उस समय जो लेंथ थी वो कितनी हो गई, 75 मीटर हो गई। आपसे पूछ रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट शिप। अब रॉकेट शिप की वेलोसिटी बताइए कितनी होगी, बताइए ना कितनी वेलोसिटी होगी। चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि v बाई सी इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस, क्योंकि l जो है कम हो जाएगा तो नीचे क्या होगा, बड़ा वैल्यू आना चाहिए, l अपॉन l नॉट होना चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? बड़ी वैल्यू हमेशा नीचे होगी। आइए लगाते हैं इसको, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, देखो ये है कितना, 75, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, l की जगह पे 75 रख दीजिए, अपॉन 100 कर दीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, ठीक।
एक तरीका तो ये है, यहाँ पे आप क्या करें कि दशमलव लगा लें, यानी 0.75 कर लें और उसका फिर स्क्वायर ले लें और 1 में से रिड्यूस कर दें। या एक तरीका ये है कि इसको आप क्या करें, कट कर दें। जैसे अगर आप देखेंगे गौर से तो 25 3 75 हो जाता है, 25 4 100 हो जाता है, 3/4 हो गया है ना। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखो कर लेते हैं फटाफट से। 1 माइनस ये हो जाएगा 3 3 9/16, क्योंकि स्क्वायर भी बाहर है। 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √7/4। ठीक है, 16 का रूट कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पे देखिए क्या था, v/c था, तो c की v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी वेलोसिटी शुड भी कितनी होनी चाहिए, √7/4c होनी चाहिए। अगर आप √7 की वैल्यू आप हमसे पूछें तो ये होता है 2.645/4 इंटू c कर दें। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा 0.66c। ठीक है, थोड़ा समय हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने तो कुछ वैल्यूज लिख रखे हैं। अब इसमें आप क्या करिए, 0.66 में आप मल्टीप्लाई कर दिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। आप देखेंगे यहाँ क्षेत्र 18 के आसपास आ जा रहा ना, तो जाहिर सी बात है 1.8 के आसपास वैल्यू आ रही है। 1.8 के आसपास में वैल्यू बस एक ही है 4 वाला, सीधे वही रख दीजिए, या तो सवाल लगा ही लीजिएगा। 6 3 18 1.8, तो 1.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपकी आंसर हो जाएगी। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। कितना आसान सवाल था, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए लंदी लग रहा है। आप 4 सवाल लगाएंगे, आपको हलवा लगेगा और आपके 2 मार्क्स हमेशा ध्यान रखेंगे, आपके पक्के हो जाएंगे इसमें। थोड़ा सब्र करिए, 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 के 30 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखेंगे और थोड़ा सा भरोसा करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद नहीं हारेंगे तो 4 से 5 दिन में आप काम भर का स्कोर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा हम पे भरोसा रखें। इस क्वेश्चन को देखिए, ये आया एग्जाम में नहीं है, लेकिन ध्यान रखें इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा ही आया हुआ, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग आगे चल के। ए सर्कुलर लैमिना मूव्स विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द XY प्लेन of a reference frame at rest, assuming its motion to be along the x or y axis. Calculate the velocity at which the surface area should appear to be reduced half of the observer in the frame S. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, पॉज कर लें वीडियो को, फिर समझ लें, फिर हमारे पास आए। ये कह क्या रहे हैं, देखो इन्होंने कहा कि एक सर्कुलर लैमिना है, ठीक है, एक सर्कुलर लैमिना है और ये हम मान लेते हैं x एक्सिस में मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से, और ये बाद में कैसा हो जाएगा, हमने बताया था ना कि ये सर्कल जो होता है वो बाद में इलिप्स हो जाता है, तो इलिप्स बन गया। कह रहे हैं इस तरह से ये मूव किया है कि पहले ये था, अभी ये हो गया। यानी अगर पहले सरफेस एरिया s रहा हो तो अब जो सरफेस एरिया है यानी s डैश होगा, ये s/2 हो गया, यानी पहले का आधा है। क्या बात समझ पा रहे हैं, सरफेस एरिया कम हो गया। अगर सर्कल या लेमिना की सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। अगर हम इलिप्स के सरफेस एरिया की बात करें तो होता है पाई इंटू आर डैश, मतलब दोनों रेडियस, एक रेडियस ये वाला जो कि बदला ही नहीं और एक रेडियस ये वाला जो बदल गया है, ये देखो आर डैश हो गया, ये वाला आर ही रहा, ठीक है, तो पाई आर डैश हो जाएगा। और आपको यहीं पे बता दिया गया है कि पाई आर स्क्वायर बाई 2 कर दोगे तो आपको बाद वाला सरफेस एरिया दैट इज पाई आर डैश मिल जाएगा। यानी बाद में जब लेमिना मूव कर रहा है उस समय जो सरफेस एरिया है वो पहले वाले सरफेस एरिया का आधा हो गया है। अब आपको वेलोसिटी पता करनी, तो पहले यहाँ से पहले रेडियस में देख लीजिए कॉन्ट्रैक्शन कितना हो रहा है। पाई से पाई कैंसिल आउट कर दीजिए, एक आर से एक आर को कैंसिल कर दीजिए, तो आर डैश इक्वल टू r/2, तो लेंथ क्या हो जा रहा है, r/2 हो जाना चाहिए। तो वही क्वेश्चन जो हमने आप शुरुआत में पूछा था कि कितने वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसका लेंथ हाफ हो जाए, आपको सॉल्व करना है और बताना है कितने लेंथ से वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो सेम जवाब यहाँ भी आएगा, बस क्वेश्चन थोड़ा सा लहजा बदल दिया था। आइए लगाते हैं। तो वेलोसिटी पूछा, सीधे वेलोसिटी का फॉर्मूला ही लगा दें, है ना, हमने बताया भी कैसे आता है। तो v/c इक्वल्स टू रूट ऑफ, हमने देखा था 1 माइनस, लेंथ पहले ज़्यादा था तो नीचे रखेंगे L0, ऊपर रखेंगे L, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आइए वैल्यूज रखते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस, देखो बाद में क्या हो गया, r/2 हो गया, पहले क्या था, r था, तो r/2 अपॉन r करोगे कितना आ जाएगा, देखो गौर करो, 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आइए 4 - 1 3, तो 3/4 आ गया, रूट में आ गया ये 3/4। इसको आप और सॉल्व करोगे तो v इक्वल्स टू आ जाएगा √3/2/4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा इंटू c। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, अपॉन 2 कर दो इंटू c कर दो, तो अपॉन 2 करोगे तो 2 8 जा 16, तो ये आ जाएगा 0.8, है ना, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 8 6 हो गया, फिर 2 6 जा 12, 0.866 c की वैल्यू रख दो,
तो हो जाएगा 0.866 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करिए इसको, देखिए 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 1 19, 8 3 ज़ा 24 25, तो 2.598 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? 2.598 मीटर पर सेकेंड होगा। एग्जाम में और बुक में थोड़ा सा अंतर आप देख पाएंगे कि आप जब सवाल लगाएंगे थोड़ा सा आंसर अलग आएगा, जरा सा अंतर आएगा। जैसे वहां पे हो सकता है 2.5 के बजाय 2.6 सीधे दिख दिया हो, तो कोई बात नहीं, अगर सेकंड डिजिट 5 से ज़्यादा है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। थोड़ा बहुत आप वेरिएट आंसर कर पाएंगे, इतना लंबा चौड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं। इसे आप √3 की वैल्यू 1.73 से भी काम चला सकते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो आप प्रयास करें कि बहुत ही संक्षेप में रहें और ऑप्शन को देखें जो सबसे ज़्यादा क्लोज हो उसको चुन लें, ठीक है। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालेंगे कि सर ये समझ में नहीं आया है, हमको दोबारा समझाइए। क्या बात क्लियर हो गई इतनी? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम बात करते हैं अब वेलोसिटी एडिशन की। कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी भी फ्रेम में दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से या डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में या स्टेशनरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में उनकी वेलोसिटीज के साथ में क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है और जो फ्रेम है वो फ्रेम भी मान लो इसी डायरेक्शन में जा रहा है और जो पार्टिकल वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये दोनों ये वाला किस वेलोसिटी से चल रहा है। अगर इनके रेस्पेक्ट में दे देंगे कि इनके रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है, तो इनके रेस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी होगी। बस इतना समझो कि मैं खड़ा हूं, एक बच्चा 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है 8 की रफ्तार से, एक बच्चा 10 की रफ्तार से जा रहा है, तो दोनों आपस में कितनी रफ्तार से जा रहे हैं भाई? 2 की रफ्तार जा रहे हैं ना, सेम डायरेक्शन है ना। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स ईच अदर या अवे फ्रॉम ईच अदर जा रहे हैं, तो जाहिर वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, है ना। तो कुल मिला जुला के एक फॉर्मूला इन्होंने बनाया कि एक्स एक्सिस में अगर मान लीजिए मोशन हो रहा हो तो वेलोसिटी का जो फाइनल वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी दोनों वेलोसिटीज का सम अपॉन 1 प्लस uv अपॉन सी स्क्वायर। याद करना बहुत टफ नहीं है, याद कर लीजिए u प्लस वी अपॉन 1 प्लस uv अपॉन सी स्क्वायर। बस डायरेक्शन ध्यान रखें, अगर रिवर्स डायरेक्शन होगा तो v या u जो भी रिवर्स में होगा उसका साइन माइनस में हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है और ज़्यादा टफ माइनस वाले साइन वाले आएंगे भी नहीं एग्जाम, बहुत आसान सवाल लाते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता हो सारे लग जाते हैं। अभी देखिएगा सारे क्वेश्चन एग्जाम के आप यहीं लगाओगे। चलो आते देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन आपका आया है 2016 का ही है ये भी। ए फ्रेम एस डैश है ये, एस डैश मूव्स विद रिलेशन टू द फ्रेम एस डैश जो है एक फ्रेम है एस डैश जो फ्रेम एस से के रेस्पेक्ट में 0.6 सी से किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इन फ्रेम एस ए पार्टिकल, और उस फ्रेम एस डैश में जो फ्रेम एस डैश पहले से मूव कर रहा है उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक पार्टिकल उसी डायरेक्शन में उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में जा रहा है जिसकी वेलोसिटी 0.4 सी है। जैसे मान लो हमने कह दिया कि एक फ्रेम यहाँ है एस, यहाँ से एक फ्रेम है जो कि किसी अन्य वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये एस डैश है और इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में स्टेशनरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है 0.6 सी है। और इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी 0.4 सी है। यहाँ कोई पार्टिकल रख दो तो आपसे पूछेंगे इस वाले फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी बता दीजिए कितनी होगी। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो आपको क्या करना है, देखो u की वैल्यू आप मान लीजिए 0.6, v की वैल्यू मान लीजिए 0.4, ठीक। बस आप फॉर्मूला लगा दीजिए कि vx जो होगी वो हो जाएगी u प्लस v अपॉन 1 प्लस uv अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। आइए करते हैं, देखते हैं। तो u की वैल्यू कितनी है 0.6 सी है ना, ये सी है, सब में ध्यान रखेंगे। तो 0.6 सी प्लस 0.4 सी अपॉन आप करेंगे 1 प्लस 0.6 इंटू 0.4 अपॉन सी स्क्वायर। देखो इसमें भी सी है इसमें भी सी है तो सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। तो कितना आ गया देखो, ये 6 और 4 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 अपॉन में इधर देखो 1 प्लस ये देखो 0.6 0.4 तो क्या जाएगा 24, 6 4 जा 24 और 0.4 लगा दीजिए, पॉइंट दोनों आगे लगा दीजिए तो आप पाएंगे कि ये वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन 1.24। एम आई राइट? 1 अपॉन 1.24 हो जाती है, क्लियर है। और इसकी वैल्यू आती है 0.8, इसकी वैल्यू आएगी आप लगाओगे 0.8, ठीक है। और यहाँ अच्छा सी है, ठीक है। देखो ये 0.6 सी 0.4 सी मतलब 1 सी, तो यहाँ सी है।
तो 0.8c जो होगी यही आंसर आ जाएगी। तो 0.8c है यहाँ पे, देखिए ये ऑप्शन आपका 0.8c है। हो सकता है सॉल्यूशन आपको c की वैल्यू भी रख के पूछ लें, ऑप्शन दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें लग रहा है आप समझ पा रहे होंगे ना कि यही फॉर्मूला है, आपको यही फॉर्मूला बस लर्न करना है। तो एक आपने लेंथ का फॉर्मूला पढ़ लिया है और एक ये फॉर्मूला पढ़ लिया है, और बाकी दोनों टाइम और मास के भी फॉर्मूले आप पढ़ लिए हैं, लेकिन हम लोग करेंगे उसको भी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं टाइम डायलेशन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान रखें, से लेंथ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन टाइम जो है एक्सपैंड करता है। यानी कि जो मोशन में पार्टिकल है वो लगेगा कि उसकी घड़ी, ऑब्जर्वर को लगता है, जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है इसको लगता है कि वो घड़ी स्लो चल रही है। यानी अगर आप मान लीजिए 1 साल तक चक्कर लगा के आए, लाइट की वेलोसिटी से मान लीजिए मूव कर रहे हो, तो आप इनफाइनाइट टाइम में चले जाएंगे। क्योंकि देखो अगर लाइट की वेलोसिटी हो जाए v, तो v ये भी c हो जाए, ये भी c हो जाए, तो 1 हो जाएगा ना, और 1 - 1 0 हो जाएगा। और किसी संख्या में अगर 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट हो जाता है या अनडिफाइंड हो जाता है। यानी आप एक टाइम लूप में पहुंच जाएंगे अगर आप c के वेलोसिटी से गति कर दें। यानी लाइट के वेलोसिटी से अगर आप ट्रैवल करना शुरू कर देंगे तो आप इन्फिनिट टाइम के लूप में फंस जाएंगे। यानी आपके लिए जीवन मृत्यु सब मोह माया हो जाएगी। एवरीथिंग विल बिकम मैट्रिक्स टू यू। ठीक है, क्या बात समझ पा रहे हैं? लेकिन ध्यान रखें, अगर उससे थोड़ी भी कम वेलोसिटी है तो जाहिर सी बात है टाइम आपके लिए एक्सपैंड हो जाएगा। यानी आप 1 साल घूम करके आए पृथ्वी पर, और जब आप पृथ्वी पर पहुंचे तो पता लगा अभी 6 ही महीने बीते हैं। आप वहां 1 साल गुजार के आए हैं और यहाँ 6 ही महीने बीते हैं। सोचो, तो इनके रेस्पेक्ट में ये जब आपको देख रहे होंगे यहाँ से कह रहे होंगे कितना स्लो काम कर रहा है, लेकिन आप अपने हिसाब से देखेंगे तो आप बहुत पूरे परफेक्ट काम कर रहे थे और आपने साल भर काम किया है। क्या बात समझ पा रहे? तो देखिए स्टेशनरी क्लॉक मेजर्स द लॉन्गर टाइम। जो स्टेशनरी क्लॉक है जो जमीन पे है ये लंबा समय मापती है। मूविंग क्लॉक जो होती है अपीयर्स टू बी स्लोड डाउन। मूविंग क्लॉक जो है ऐसी लगती है सुस्त हो गई है, स्लो हो गई है। स्टेशनरी पर्सन के एस्पेक्ट में दिखता है, पर रियल में वैसा नहीं है। यहाँ पे स्पेशल ट्रिक वही हमने लिखा था कि v/c का फॉर्मूला तीनों को एक साथ में लिख कर दिया था। यहाँ पे आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा? t = t0 अपॉन √1 - v²/c²। अगर वेलोसिटी पूछें तो इनमें से जो भी, अगर टाइम का है तो ये फॉर्मूला लें, मास का है तो ये फॉर्मूला लें, लेंथ का है तो ये चीज़ बदल जाती है। बस इतना समझें कि जो बड़ी वैल्यू होगी वो नीचे होगी। लार्जर द क्वांटिटी दैट शुड बी इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में आएगा, नहीं तो 1 में से घटाओगे नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव डिफाइन होता नहीं, सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, सवाल लगेगा ही नहीं। तो ध्यान रखें, अगर सवाल नहीं लग रहा है तो इसका मतलब आपने उल्टा किया है, नहीं तो लग जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। At what speed should a clock to be moved so that it may appear to lose 1 minute in each hour? कह रहे हैं कि किस स्पीड से घड़ी को मूव करा दिया जाए कि उसको ऐसा लगे कि 1 मिनट वो हर घंटे में लूज कर दे रही है ना? तो आपसे कहा गया है कि जो T0 है, T0 जो है यानी स्टेशनरी क्लॉक की जो टाइमिंग है उन्होंने बता दिया है कि ये 59 मिनट है। लूज करना है ना, तो इसका मतलब ये 59 होगा। और बाद में जो होगा मेन वाला टाइम जो होगा 60। दूसरी बात आप समझिए, टाइम एक्सपैंड कर जाता है। टाइम डायलेशन बोलते हैं, बट टाइम एक्सपैंड कर जाता है। यानी t जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन T0 होगा। अगर इस फॉर्मूले को आप गौर से देखिए, क्या हो जाता है? T0 √1 - v²/c²। तो इसकी वैल्यू, ये नीचे जो बट अपॉन में है, इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही आएगी। और किसी भी संख्या को लेस देन 1 से अगर आप डिवाइड करते हैं किसी संख्या में, तो जाहिर से वो मल्टीपल हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम T0 में आधा से डिवाइड करें, तो T0 में अगर आधा से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो आधा ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2T0 हो जाएगा ना। यानी अगर आप लेस देन 1 की वैल्यू से आप किसी संख्या में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ग्रेटर आएगी। इसका मतलब कि हमेशा जो नीचे वाली वैल्यू है इस फॉर्मूले में वो हमेशा लेस देन 1 होनी ही है। तो इसका मतलब ये है जो टाइम होगा, टाइम जो होगा वो स्टेशनरी टाइम से ज़्यादा आएगा। ये जो रियल ऑब्जर्वर टाइम है उससे हमेशा टाइम ग्रेटर आएगा। तो ग्रेटर टाइम आपको हमेशा नीचे रखना है। तो ग्रेटर टाइम हमेशा आपको नीचे रखना है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या किया, मूविंग क्लॉक को 59 मान लिया और जो स्टेशनरी क्लॉक है उसको 60 मान लिया। क्या क्लियर है इतनी बार? सॉरी, स्टेशनरी को 59 मान लिया और मूविंग क्योंकि बढ़ जाएगा टाइम तो 60 मान लिया। सवाल लगाइए आप, तो 59/60 का स्क्वायर टोटल कर दीजिए, मतलब वही फॉर्मूला हमने ट्रिक वाला लगाया है। 1 - 0.9666 आएगा। इसको अगर 1 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 0.033। इसको आप रूट लेंगे तो आ जाएगा 0.18। तो कितना आ गया? v/c = आ गया 0.18c, सॉरी 18। ठीक है, तो v = कितना आ जाएगा? 0.18c। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई हैं? थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ मुझे पता है, क्योंकि मैकेनिक्स आपको कवर करना है आज ही दिन। आप सवाल लगाइए, जो हमने आपको नोट्स भेजे हैं ग्रुप में उसको लिख देखिए और लगाइए, लग जाएंगे सारे। बहुत आसान है, बहुत आसान है, करके तो देखो यार। 3 फॉर्मूले हैं, क्या 3 फॉर्मूले आपसे नहीं याद होंगे? बहुत आसान सा है, एक ही जैसे तीनों फॉर्मूले हैं, है ना? बस समझ लिए, लेंथ में डायरेक्टली मल्टीप्लाइड होता है, बाकी सब में डिवाइड होता है। ठीक है, मास और टाइम में, इतना सा याद कर लीजिए, याद रहेगा।
अब c की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दोगे आप तो 0.18 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चाहो तो अगर वैल्यू पूरी अटेन करनी हो, वैसे आंसर ये आ गया है c के टर्म में, पर अगर आपको सीधा रियल वेलोसिटी चाहिए तो ऐसा कर लीजिए। 8 3 जा 24, 2 3 1 जा 3 2 5, तो आ जाएगा 0.54 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या ये सही है? 0.54 को आप चाहें तो लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड। अगर इतने वेलोसिटी से कोई भी घड़ी लेकर चले तो वो 1 घंटे में 1 मिनट जो होगी आगे निकल जाएगी। यानी आपके अर्थ पे जो घड़ी होगी वो बता रही होगी टाइम कितना बता रही होगी अर्थ पे, T0 अर्थ पे कितना बता रही होगी 59 मिनट। अभी 1 घंटा नहीं पूरा हुआ, आपका 1 घंटा पूरा हो चुका है, सोचो। और वेलोसिटी कितनी है आपकी? लाइट का 0.18 c है, सोचो। लाइट का आधा भी नहीं है, लाइट का आधा नहीं 0.5 होता तो सोचो क्या हो जाता, कितना मिनट ही लूज कर देता। तो आप इसको लगाइएगा, सॉल्व करिएगा कि इफ अ क्लॉक इज मूव्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 0.5 c व्हाट विल बी द टाइम लॉस। अगर हम 0.5 c से अगर इसी वॉच को लेके चलते तो कितना टाइम लूज कर देता। तो आपको क्या करना है, v की वैल्यू इतनी रखनी है और l की वैल्यू निकालनी है, सॉरी t की वैल्यू निकालनी है। तो t इक्वल्स टू, यही फॉर्मूला आपको लगाना है, t इक्वल्स टू T0 रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है और इसको हमने ट्रिक में कन्वर्ट किया है। तो आपको अब की क्या निकालना है, t की वैल्यू निकालनी है। T0 आपको गिवन है, ठीक है। T0 आपको गिवन है कि 1 घंटा है, तो t देखिए कितना आता है। t को मान लीजिए T0 को 1 घंटे, और आप सोचिए कि t कितना आ जाएगा। या t को अगर 1 घंटा मान लीजिए तो T0 जो होगा देखिए कितना पीछे चला जाता है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। और v की वैल्यू आपको रखनी है 0.5 c, और सवाल लगा के इसका जवाब हमको भेजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट मतलब कि कोई एक स्पेस यात्री है, अंतरिक्ष यात्री है। एट रेस्ट हैज़ अ हार्ट बीट ऑफ 65 बीट्स पर मिनट। कह रहे हैं कि जब धरती पर कोई एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ था तो उसकी हार्ट बीट 65 बीट्स पर मिनट थी। बीट्स पर मिनट, देखो मिनट नीचे है, ध्यान रखेंगे, 1 अपॉन में है, तो इसको गौर करिएगा। टाइम क्या है, अपॉन में है। When the astronaut spaceship move at a speed of 0.6 c, अगर मान लीजिए इसकी स्पीड को 0.6 c से चलाया जाए तो बताइए उसकी हार्ट रेट कितनी हो जाएगी। तो देखिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, T0 की वैल्यू 65 है तो 1/65 रख देते हैं, 1/65 रख देते हैं। अपॉन में नीचे रखते हैं वैल्यूज, 1 माइनस v की वैल्यू कितनी है 0.6 c, तो 0.6 अपॉन c, ठीक है, रख दिया और इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्या क्लियर है? आइए सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो नीचे की वैल्यूज पहले से हल करते हैं। नीचे की वैल्यू देखो कितनी कितनी होगी, फटाफट से देखते हैं। पहली वैल्यू देखो नीचे की क्या कितनी आ जाएगी, 1 माइनस, देखो इसकी वैल्यू करोगे 6 6 36, 0.36 है ना का रूट, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 0.64 हो जाएगा। क्लियर है? 0.64 मतलब कितना हो जाएगा 0.8, तो ये आ जाएगी वैल्यू 0.8। क्या सही है? 0.8। तो इसका मतलब ये नीचे वैल्यू आ जाएगी 0.8। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 1/65 था और इस इंटू कर दीजिए 0.8, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आंसर आएगा। आंसर आ जाएगा देखो 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 और 4 5 52। एक अंक के पहले डेसिमल लगाइए, 52 बीट्स पर मिनट आ जाएगा। तो 1/52 मतलब बीट्स पर मिनट की वैल्यू 52 आई। अपॉन में करना है क्योंकि टाइम देखो अपॉन में है, यानी पर मिनट, टाइम नीचे है तो टाइम में रखिए, इसको रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि टाइम का इक्वेशन लगा रहे हैं, बीट का इक्वेशन थोड़ी लगा रहे हैं। तो टाइम का इक्वेशन लगा रहे हैं तो टाइम हमेशा यहाँ पे देखो उल्टा है, अपॉन में मिनट है, तो जाहिर सी बात है आपको टाइम नीचे रखनी है। क्या ये बात क्लियर हो गई है? तो आप क्या करेंगे 1/65 रखेंगे और आप देखो हार्ट बीट कितनी आ गई, 1/52 आ गई, यानी टी की वैल्यू आ गई 1/52 और यहाँ ले कितना थी 1/65, तो 52 बीट्स पर मिनट इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन है शायद 2018 वाले एक एग्जाम का, आप चेक करेंगे, मैंने वैसे सारे डाल रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग लेक्चर क्रिएट करेंगे तो थोड़ा सा और मेहनत कर लेंगे और ये जो आपके हैं प्रीवियस ईयर वो भी लिख देंगे। आगे बात आती है मास वेरिएशन की। ध्यान रखें मास का अगर वेरिएशन की बात करें तो मास भी अगर आपकी वेलोसिटी ग्रेटर हो जाती है कितने 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड से, तो मास भी वेरिएट करता है। क्या बात समझते हैं आप? और मास के वेरिएशन का जो टेक्निक है वही है m = m0 रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर मास में वेरिएशन आपको पहले से गिवन है तो वेलोसिटी निकालनी है तो v/c इक्वल्स टू, वही फॉर्मूला दोबारा से रिपीट करते हैं, 1 माइनस, देखो मास बढ़ जाता है बाद वाला, तो बाद वाला नीचे रखेंगे, जो बढ़ जाता है नीचे, यहां से आप वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। ये वेलोसिटी ट्रिक है, ये इक्वेशन है आपकी परमानेंट वाली। कहती बात समझ में आ गई मास वेरिएशन की। दूसरी बात आपको यहां पे गौर करनी है कि मास, एक सेकंड देखते हैं स्लाइड है कि नहीं,
दूसरी बात आपको करनी है कि आइंस्टीन ने एक थ्योरी दिया था कि जो एनर्जी होती है ना भाई, जो एनर्जी होती है ये एक्चुअल में, यानी जो टोटल एनर्जी होती है डिपेंड करती है मास पे। तो इसका मतलब रेस्ट मास एनर्जी जो होगी वो तो एनर्जी रहेगी, प्लस एक काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी ना भाई। हमने बताया जब गति करता है तो मास बढ़ जाता है। वेन एवर द पार्टिकल इज इन मोशन द मास विल इंक्रीज। तो जो इंक्रीज्ड मास है उसकी वजह से भी तो एनर्जी आएगी, है ना। अगर रेस्ट मास से एनर्जी आ रही थी, जो इंक्रीज्ड मास है उससे एनर्जी आएगी, और वो एनर्जी जो आई एक्स्ट्रा वाली वो क्यों आई है, काइनेटिक की वजह से ना, तो काइनेटिक एनर्जी बोली जाएगी। तो ध्यान रखें E बराबर होता है mc स्क्वायर, ध्यान रखेंगे ये क्या है mc स्क्वायर, और ये है काइनेटिक एनर्जी, और ये है m नॉट c स्क्वायर यानी रेस्ट मास एनर्जी। तो अगर आपसे पूछे टोटल एनर्जी, ये है टोटल एनर्जी, क्या है ये टोटल एनर्जी। तो अगर आपसे टोटल एनर्जी की वैल्यू पूछ रहे हैं तो हम पूछ रहे हैं mc स्क्वायर पूछ रहे हैं, और m नॉट गिवन होगा क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे m निकालेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें m नॉट की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रॉन का मास दे देंगे और पूछेंगे इसकी टोटल एनर्जी निकालिए, और मास की वेलोसिटी आपको, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपको बता देंगे। तो आप पहले वेलोसिटी इक्वेशन यूज करके m निकालेंगे। जब m निकल जाएगा तो आपको मिल जाएगा टोटल एनर्जी, TE जो होगा वो हो जाएगा mc स्क्वायर। फिर आपसे पूछेंगे काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो यहाँ से देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, देखो mc स्क्वायर माइनस m नॉट c स्क्वायर, mc स्क्वायर माइनस m नॉट c स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए, c को कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा m माइनस m नॉट c स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, इतनी आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से आप मास वेरिएशन देखेंगे। दूसरा आइंस्टीन का ये फॉर्मूला तो हर किताब पे फिजिक्स पे आप देखते होंगे, तो ध्यान रखें कि इसका फॉर्मूला टोटल एनर्जी होती है mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर पड़ा हुआ है, और जो कि होती है काइनेटिक एनर्जी की वजह से आई है, और साथ से रेस्ट मास एनर्जी के समेशन से आई है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको एक इक्वेशन ये याद रखनी है, टोटल एनर्जी ये होती है ये याद रखनी है। तो कहीं भी आपसे काइनेटिक एनर्जी अगर कहीं पूछे तो आप टोटल एनर्जी निकाल लिए, रेस्ट मास आपको इलेक्ट्रॉन का पता है, याद होना चाहिए। आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए mc स्क्वायर माइनस m नॉट c स्क्वायर, यानी कि वही वाला फॉर्मूला यहाँ वाला रख देंगे। m नॉट आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, वेलोसिटी दी रहेगी, और उस वेलोसिटी के तरीके से आप m निकाल लेंगे। और जैसे ही m आपको मिल जाता है, जैसे ही आपको m मिल जाता है तो ध्यान रखें तुरंत आपको ये पूरी वैल्यू, आंसर की वैल्यू मिल जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? फिर से देख लीजिए, मास जो होता है, मास जो होता है ये बढ़ जाता है, और ये फाइनल मास है, और फाइनल एनर्जी यानी टोटल एनर्जी जो होती है फाइनल मास से डिपेंड करती है। रेस्ट मास जो है यानी कि स्टेशनरी कोई ऑब्जेक्ट हो, उसका क्या है, उसकी पास भी तो एनर्जी है, तो उसको बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। शांत में कोई वस्तु पहुंचा हुआ है, रखा हुआ है, उसकी एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी। तो ध्यान रखें अगर रेस्ट मास एनर्जी जो है उसको गतिशील करा दी तो उस पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी दोनों ऐड कर दी, टोटल एनर्जी आएगी, दैट विल बी mc स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको खाली काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो ध्यान रखें काइनेटिक एनर्जी का वो फॉर्मूला ना लगाइएगा जो पहले चलता था, हाफ mv स्क्वायर। देखो आप लोग पहले से पढ़ भी चुके हो कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, आपने पहले से पढ़ रखा है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आपने पढ़ रखा है ना कि ke जो होता है वो हाफ mv स्क्वायर होता है। लेकिन ध्यान रखें यहाँ क्योंकि m बदल रहा है तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। लाइट के रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहता, इक्वेशन गलत हो जाता है, हाफ mv स्क्वायर। यहाँ mc स्क्वायर डायरेक्ट लगेगा, हाफ वाला चक्कर नहीं है। डेरिवेशन जानना है तो आप जो हमने नोट्स दिया है उसमें आप देख लीजिएगा इसके श्रीवास्तव में। अदरवाइज हमें लगता है कि इतना ही आपको जानने की जरूरत थी, इतना हो गया। एक चीज़ ध्यान रखें, कभी कभी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी रहती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपको जूल में बदलना है, ध्यान रखें इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल में आ जाएगा। कितना जूल आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? 1.67 × 10⁻⁻19 जूल होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एग्जाम में क्वेश्चन एक आया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन का अगर मान लीजिए एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 2 है, मेगा मतलब 10⁻6 होता है, ध्यान रखें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 से, तो आपको उसका जूल में एनर्जी मिल जाएगा। जब टोटल एनर्जी आपको मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है आप वेलोसिटी तो निकाल ही लेंगे, है ना? नहीं निकाल पाएंगे? आइए सवाल लगाते हैं, अभी आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ देखिए, द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ प्रोटॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, ये मैंने लगा के रखा ताकि टाइम बचाया जा सके, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2.4, कह रहे हैं वेलोसिटी जो है v जो है वो इतनी है। रेस्ट मास उन्होंने m की वैल्यू बता दी है और कह रहे हैं c की वैल्यू ये है। तो आप बताइए उसका रिलेटिविस्टिक मास यानी कि m क्या होगा अगर m नॉट दिया हुआ हो तो आपको पहले से पता है कि m = m नॉट √1 - v²/c² होता है। इसमें लगाने की कोई बात नहीं, मैं सीधे वैल्यू रख रहा हूँ। तो m नॉट की वैल्यू इन्होंने दे रखी है कितनी, मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है, देखो 1.67 × 10⁻27 kg है ना, तो इतना हमने रख दिया kg। अपॉन में इसकी वैल्यू, ये जो आपको नीचे वैल्यू दिख रही है इसकी वैल्यू यहाँ निकालिए, तो 1 - v² / c², v की वैल्यू कितनी दी है 2.4 अपॉन 3 कर दी। देखो ये भी 10⁻8 है,
ये भी 10 पावर 8 है, तो स्क्वायर में चला जाएगा वैसे भी, इंटू 10 पावर 8, 10 पावर 8 काट दीजिए, कट जाएगा ना। और यहाँ देखिए 3 8 24, 0.8 आ जाएगा, ऐसे ही करोगे तो 0.8 आ जाएगा, है ना। 3 8 24, 0.8 आ जाएगा, या 0.8 का स्क्वायर कर लीजिए तो 64 आ जाएगा ना। देखो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ये स्टेप भी खत्म कर दीजिए। देखो क्या करना है, 3 8 24 होता है, तो 0.8 आ जाएगा। 0.8 का स्क्वायर करोगे तो 0.8 का स्क्वायर कितना आएगा, 0.64 आ जाएगा, बस खत्म हो गई। या फिर आप 24 का स्क्वायर करिए, फिर 3 का स्क्वायर करिए, फिर सॉल्व कर लीजिए। और देखिए 1 माइनस 0.64 करोगे 0.36 आ जाएगा। 0.36 स्क्वायर होता है 0.6 का, तो कितना आ गया, 0.6 आ गया। यानी इस फैक्टर की वैल्यू, जिसको बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर, तो रिडक्शन फैक्टर जो है, रिलेटिविटी फैक्टर जो है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.6 आ गई। 0.6 आप यहाँ पे नीचे रख दीजिए और सॉल्व करिए तो आ जाएगा 2.78 × 10⁻27 kg। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो देखो ये क्या हो जाएगा, 16.7 कर लीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आज क्या आएगा, 16.7 अपॉन 6 कर दो, 6 2 12 है ना, 4 आ जाएगा, 47, 6 5 जा 6 6 जा 36, 6 4 जा 42, 6 5 6 7 जा 42, 7 टाइम्स चला जाएगा और फिर 5 इसमें बच भी जाएगा, ठीक है। तो 6 8 जा 48, तो 2.78 आ गया, है ना। तो कुल मिला के 2.78 यहाँ से भी आ जाएगा। आप सॉल्व करोगे आएगा, बहुत आसान सा होता है, कुछ है वे नहीं, आप लगाइए। ठीक है, मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा कैमरा फी होता है ना फियर, उसको आप समझिए। तो कुल मिला के देखिए ये इतना आंसर आपका आ गया, कितना आसान था। देखो मास आपसे पूछ रहे थे कितना होगा, तो m0 आपने रखा, जो आपने यहाँ पे दिया रखा हुआ था, यहाँ पे देखो मास दिया हुआ है m0, आपने सारी वैल्यू वेलोसिटी की यहाँ दी हुई है रखी, c की वैल्यू रखी और आपने सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। 3 4 सवाल लगाएंगे तो सवाल इतना शॉर्ट हो जाएगा कहने के नहीं। जैसे देखो एक स्टेप ही गायब हो गया, इसका कोई मतलब नहीं रहा, यहीं पे सीधे कट जा रहा था, 0.8 रख के स्क्वायर कर दीजिए, ये भी स्टेप नहीं होंगे, 3 स्टेप में आता है। कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं खाली देखते ही लग जाते हैं। एटलीस्ट 12-15 क्वेश्चन लगा लीजिए इस चैप्टर के कम से कम, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एन इलेक्ट्रॉन हुज रेस्ट मास इज इतना, कह रहे हैं इसका m0 जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m0 जो है इतना है, वेलोसिटी v की वैल्यू दे दी है इतना, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं कितनी होगी अगर c की वैल्यू इतनी हो। तो आपको पता है कि एनर्जी जो होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक अच्छा ये एनर्जी होती है mc², तो काइनेटिक एनर्जी अगर लिखोगे तो mc² माइनस m0c² हो जाएगा। आपने m माइनस m0 किया, c² कॉमन ले लिया, क्या इतनी बात समझ में आ रही। यानी हमको क्या करना है, यहाँ पे m निकालना है, m0 दिया वो सब कुछ दिया, m निकालना है। तो m निकालने के लिए आप क्या करेंगे, m0 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस v² अपॉन c² रखेंगे। m0 की वैल्यू रखिए 9.11 × 10⁻31 अपॉन ये इस वैल्यू रखिए 1.v² अपॉन c²। तो v की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.8 रखिए ना, तो 0.8 अपॉन 0.8 c रखा हुआ है ना, 0.8 आ जाएगा, सीधे 0.8 है ना। तो रूट ऑफ 1 माइनस 0.8 c अपॉन c का होल स्क्वायर, यही तो है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आता है, 1 माइनस c कैंसिल कर दीजिए, 0.64 आ जाएगा। फिर यहाँ से 0.64 घटाएंगे 0.36 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0.6 आ गया। बस यही 0.6 आप नीचे रख दीजिए तो आपको ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, यानी m की वैल्यू आपको मिल गई इतनी। क्या बात क्लियर है, m की वैल्यू आपको इतनी मिल गई। अब देखो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पूछ रहा था, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, तो k इक्वल्स टू हो जाएगा m माइनस m0, यानी 15.18। देखो 10⁻31 यहाँ भी है, 10⁻31 यहाँ है, तो कॉमन ले लीजिए और माइनस कर दीजिए 9.11 इंटू 10⁻31, यही हो गया मास का डिफरेंस। और इंटू c कर दीजिए, c का स्क्वायर कर दीजिए, c का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रख लीजिएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे 96 यानी 6.07 आ जाएगा, 6.07 आ गया, इंटू 10⁻31 है ही है, इंटू 3 3 9 इंटू 10⁸ होता है 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 16, क्योंकि c का स्क्वायर करना ना भाई। देखो c की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸, स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻16, ठीक है, रख दिया। तो कितना हो जाएगा भाई ये, अब लगा लीजिए आप, 9 छक 54 यानी 5.47 आ गया, और इंटू 14 और 16 31, ठीक है, 30 यानी 0.547, 5.47, ठीक है, 54 आ जाएगा ना ये। तो एक 10 और एक्स्ट्रा बढ़ेगा, 54 आएगा, तो हम इसको 5.4 कर रहे हैं। वैसे 9 6 54 आता है ना, हमने एक डेसिमल और एक्स्ट्रा कर लिया और यहाँ पे एक पावर बढ़ा दी, दैट इज इक्वल टू 10⁻14 हो गई।
ठीक है, जूल। तो बस यही आंसर आ गया, या वैसे भी ऑप्शन बाकी मैच नहीं कर रहे हैं, 5.47 से ही आप काम चला सकते हैं। ठीक है, देखो ये आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी, देखो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 54.7 इंटू 10⁻⁻15। तो एक डेसिमल इधर हटाओगे तो 5.47 और इंटू एक 10 एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी 10⁻⁻14 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हैविंग टोटल एनर्जी ऑफ 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली, कह रहे हैं बताइए स्पीड कितनी है जिसका टोटल एनर्जी इतना होता है, बताइए उसकी स्पीड कितनी होगी। देखिए गौर करिए, टोटल एनर्जी की बात की है तो देखिए 2 की वैल्यू तो यहाँ सीधे आपने 2 रख दी, मेगा मतलब 10⁻6 हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है वो इतनी होगी, तो आपका वैल्यू आ जाएगा जूल में। तो आपको यहाँ से मिल गई टोटल एनर्जी, यानी ई की वैल्यू मिल गई। और आपको पता है E इक्वल टू होता है mc स्क्वायर, क्या होता है, E इक्वल टू होता है mc स्क्वायर। तो यहाँ से आपको m मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो E इक्वल्स टू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से आप m निकालेंगे, क्या निकालेंगे आप, mc स्क्वायर से c आपको पता ही है, E आपको पता ही है। ऐसा करते हैं, एक इसको रब करते हैं और आपको कायदे से थोड़ा समझा दें इसको, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। इट इज़ नॉट वर्किंग, वाई इट्स सो, नहीं काम कर रहा है, छोड़िए कोई बात नहीं। देखिए E इक्वल्स टू इतना होता है, इतना दिया हुआ ही, और E बराबर है mc स्क्वायर, टोटल एनर्जी यही तो है mc स्क्वायर। तो mc स्क्वायर की वैल्यू इतनी दी हुई है, तो 16 × 32 यानी 3.2 आ जाएगा और 10⁻⁻13 जूल हो जाएगा। तो mc स्क्वायर की वैल्यू इतनी दी हुई है, तो आप यहाँ से m निकाल लीजिएगा, आप लगा लीजिएगा, मैंने इसे रफली सॉल्व किया है, m की वैल्यू आ गई। ठीक, और v/c में आप जानते हैं कि v/c जो होता है ये रूट ऑफ, अगर मास फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस किस क्या होता है, मास बढ़ जाता है क्योंकि, तो मास बढ़ जाता है नीचे आएगा, ऊपर m0 आएगा का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो आपको m मिल गया, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मास यानी m0 जो होता है वो होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो m0 इलेक्ट्रॉन का आपको गिवन है, गिवन रहेगा वैसे क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ इस बार पता नहीं क्यों नहीं आया, लेकिन आप ध्यान रखें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना आपको पता है, और बाद वाला मास आपको मिल गया, दोनों की वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, v इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ c आ जाएगा, और जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं। इसी इक्वेशन में आपको m0 की वैल्यू देखो यहाँ से रखनी है, ये यहाँ m0 की वैल्यू आपको यहाँ से रखनी है, और m की वैल्यू आपको इस इक्वेशन में से यहाँ से निकाल के रखनी है। क्या बात समझ पा रहे हैं। और उसके बाद में आप एज सिंपल आप सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट छोटी सी है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जब लेक्चर देख चुके हों तो एटलीस्ट आप सवाल लगाएं। अगर आप क्लास समझ में आई हो तो आप हमें थोड़ा सा एक पॉजिटिव अप्रोच दें, अच्छे फीडबैक दें, ताकि थोड़ा सा हमारा भी मन बने कि आगे भी कंटिन्यू करी जाए, क्योंकि अब हम लोग रिलेटिव मैकेनिक्स तो कवर कर लिए हैं, तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स, और स्पीड यही रहेगी, यानी आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ। एक दिन में एक टॉपिक तो कवर ही कर लें, ताकि 7 दिन में फिजिक्स और मैथ दोनों कवर करनी है, 7 से 8 दिन में। और जितना सवाल आप लगा सकें लगाएं। आज जितने क्वेश्चन लगाए हैं इस वीडियो को कम से कम 3 बार देखिएगा, मिनिमम 3 टाइम्स देखिएगा, हर क्वेश्चन को 2-2 बार पॉज करके देखिएगा, अगर आपको पहले से नहीं पता तो। अगर पता है तो कोई बात नहीं, आप एक ही बार में समझ जाएंगे, नहीं पता 2-3 बार आप प्ले करके देखिएगा इस वीडियो को, और सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते रहिएगा। क्लियर है इतनी बात। तो काम बहुत सारे हमारे पास में रहते हैं, बट ध्यान रखें आप लोग के लिए मैं समय निकाल रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कई क्लासेस में छोड़ के आपके पास में आया हूँ। ठीक है, अपनी जॉब जो है उस जॉब को थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो एटलीस्ट थोड़ा सपोर्ट ज़रूर दें। और अगर कहीं कोई कमी आपको दिखती है लेक्चर में, अगर आपको लेक्चर में कहीं कमी दिखती है तो जाहिर सी बात है, तो घबराने वाली क्या बात है। आप क्या करेंगे, आप एट द मोमेंट हमें कमेंट सेक्शन बताएंगे कि सर इस सेक्शन में, इस पार्ट में हम कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, इसे आप बताइए। गलती की जहाँ तक बात करें तो गलती कोई भी नहीं है, कहीं एक भी गलती नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ एकदम कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और मैं आपको पूरा रिलेटिव मैकेनिक्स एकदम कायदे से पढ़ा सकता हूँ, गहराई से पढ़ा सकता हूँ, कम से कम 10 लेक्चर लगेंगे उसके। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल मैंने कई टीचर से बात की है, उन्होंने कुछ पेमेंट मांगा है, लेकिन उससे आप टेंशन ना लीजिए, मैं लाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को फ्री ऑफ क्लासेस मिलती रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलती रहे। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, चल रहना है, बस साथ में बने रहना है। ठीक है, और जितने लोगों ने भी क्लास ये देखा है वो सारे के सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, एटलीस्ट इतना सपोर्ट करो यार। ठीक है, इस क्लास का PDF मैं आपको ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप देखेंगे, सारा पढ़ भी लीजिएगा। अगर कोई गलती होगी सॉल्यूशन लगाने में, लास्ट वाला क्वेश्चन क्योंकि जल्दबाजी में मैंने किया है, तो हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत एरर हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो हो सकता है, बाद वाला कैलकुलेशन
मैं एक बार चेक कर लीजिएगा कि 10⁻21 आएगा या -31 आएगा, वो चेक कर लीजिएगा ज़रा सा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, कैरियर वेब को प्रमोट करिए, सभी दोस्तों को बताइए, घर में जितने लोग हों सबसे सब्सक्राइब कराइए, ताकि हम लोग लाइव क्लास लें। लाइव क्लास में क्या होगा, लाइव टाइम पे आपके मैं क्वेरीज देखूंगा, तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, गलती कहाँ कर रहे हैं। तो एट द मोमेंट मैं समझा दूंगा। क्लास थोड़ी लेंदी हुई क्या होगा, फ्रूटफुल तो रहेगी। ये क्लासेस रिकॉर्डेड हैं और ये प्रीमियर में आपके पास में जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आपको एट द मोमेंट इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है, तो कोशिश करिए। लगभग 700 के आसपास में सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं, 300 की दूरी है और ये क्यों नहीं बढ़ रही है, केवल 6 सब्सक्राइबर बढ़े हैं पिछले वीडियो से। तो कोशिश करिए, सबको सब्सक्राइब कराइए, अपने घर में सबको सब्सक्राइब कराइए, एटलीस्ट 1 के हो जाएं, ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यानी कल के दिन हम लोग लाइव आएँ और लाइव बैठ के एक दूसरे क्वेरीज सॉल्व करें, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।